अम, जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही शांत कमरा है। हम्म। दीवार पर बस उस घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है, और किसी ने पिछले 3 दिनों से मतलब अपनी नींद और चैन सब कुर्बान करके सिलेबस का एक एक पन्ना बिल्कुल घोट कर पी लिया है। हाँ, मतलब पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठते हैं। पेपर सामने आता है, अम, वो पहला सवाल पढ़ते हैं और अचानक सन्नाटा। हो। मतलब दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। राइट। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद ही कोई अछूता रहा हो, मतलब सब कुछ अचानक से अंधेरा हो जाता है। हाँ, जो जानकारी कल रात तक दिमाग में गूंज रही थी, वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे जैसे कभी थी नहीं। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। मतलब हम में से बहुत से लोग एग्जाम से ठीक एक रात पहले सारा सिलेबस खत्म करने वाले वो T20 के धुआंधार बैट्समैन रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी ये किया है। है ना? हमें लगता है कि हमने तो भाई घंटों तक किताब के सामने बैठकर पढ़ाई की है, फिर ऐन मौके पर दिमाग धोखा क्यों दे जाता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हमारी याददाश्त सच में इतनी कमजोर है? तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बहुत ही आम और परेशान करने वाली समस्या की एकदम जड़ तक जाने वाले हैं। राइट। हमारे पास आज जागरण जोश की एक बेहद दिलचस्प विशेष रिपोर्ट है, हम्म। और इस रिपोर्ट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के आधार पर सीखने और याद रखने के अमन 5 वैज्ञानिक तरीकों को डिकोड किया गया है। जिसे हार्वर्ड ने लर्निंग के 5 पिलर्स माना है, राइट? बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि कैसे हमारा दिमाग असल में जानकारी को प्रोसेस करता है, और हम कैसे, मतलब अनजाने में ही सही, अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। हाँ, और इस विषय की सबसे खास बात यह है ना कि ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज के छात्रों तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर दिन नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। मतलब चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो, ऑफिस की कोई नई प्रोसेस हो, या फिर कोई नई भाषा ही क्यों ना हो। हाँ, ये तो है, अब लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। बिल्कुल। और हार्वर्ड के इन 5 पिलर्स ने ये साबित किया है कि घंटों तक सिर्फ रटना मेहनत तो है, लेकिन वो स्मार्ट मेहनत नहीं है। राइट। मतलब दिमाग कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें आप बस जानकारी भरते जाएं और वो भरता जाए। इसकी अपनी एक प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। तो आइए फिर इसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं और बात करते हैं अपने पहले पिलर की, जो पढ़ाई से जुड़ी हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। आमतौर पर हम कोई नया टॉपिक कैसे तैयार करते हैं? मतलब हम किताब खोलते हैं, एक ही पन्ने को 4-5 बार पढ़ते हैं, उसे पीले या हरे रंग के हाइलाइटर से एकदम रंग देते हैं। हाँ, वो पूरी किताब ही पीली हो जाती है, और से समझते हैं। ये एक्टिव रिकॉल आखिर है क्या? देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। जब हम किसी किताब को या अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक धोखा होता है। धोखा? कैसा धोखा? मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी योग्यता का भ्रम। अच्छा। होता यह है कि जब आप एक ही पैराग्राफ को दूसरी या तीसरी बार देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग को वो फॉन्ट, वो पेज का लेआउट और वो शब्द, वो सब पहचाने हुए लगने लगते हैं। मतलब एक फेमिलियरिटी आ जाती है। एग्जैक्टली। दिमाग सोचता है, अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन असल में वो सिर्फ उस जानकारी को पहचान रहा होता है, उसे याद नहीं कर रहा होता। मतलब पहचानना, जिसे हम रिकॉग्निशन कहते हैं, और याद करना यानी रिकॉल, ये दोनों दिमाग के बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। मतलब ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप किसी बहुत ही स्वादिष्ट डिश की रेसिपी को YouTube पर 10 बार देख लें। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। मतलब केवल वीडियो देखने से तो आप शेफ नहीं बन जाते ना। वीडियो देखकर लगता है कि हाँ, इसके बाद नमक डालना है, फिर मसाले डालने हैं। राइट। लेकिन जब तक आप मोबाइल बंद करके खुद किचन में जाकर असल में खाना नहीं पकाते, तब तक आपको अंदाजा ही होता कि कितनी आंच पर उसे पकाना है। तो क्या पढ़ाई के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है? ये एकदम सटीक तुलना की है आपने। एक्टिव रिकॉल का मतलब ही यही है कि आपको वो किताब रूपी मोबाइल बंद करना होगा। अच्छा। हार्वर्ड की रिसर्च स्पष्ट रूप से कहती है कि आपको बस एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहिए, फिर किताब बंद करनी चाहिए और बिना देखे खुद को वो बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब खुद का ही टेस्ट लेना है। बिल्कुल। जब आप किताब बंद करके उसे याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो दिमाग के न्यूरॉन्स को वो जानकारी खोजना पड़ता है।
उस वक्त जो दिमागी संघर्ष होता है, जो थोड़ी सी उलझन महसूस होती है कि अरे इसके बाद क्या था, असल में वही वो क्षण है जब आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन रहे होते हैं। क्या बात है। मतलब वो थोड़ी सी जो दिमागी कसरत है या जो परेशानी है वो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो इस बात का सबूत है कि जानकारी दिमाग में लॉक हो रही है। अगर बिना अटके उसे याद कर लिया तो मतलब रास्ता पक्का हो गया। और मजे की बात यह है कि जितनी बार आप उस जानकारी को अपने दिमाग से खींचकर बाहर निकालते हैं, वो रास्ता उतना ही चौड़ा और मजबूत होता जाता है। तो कहने का मतलब है कि केवल जानकारी अंदर डालना पढ़ाई नहीं है, उसे अंदर से बाहर निकालने की प्रैक्टिस करना वो असली पढ़ाई है। वाह। चलिए, ये तो समझ आ गया कि खुद को टेस्ट कैसे करना है, मतलब किताब बंद करके। राइट। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा और किताब बंद करके उसे रिकॉल भी कर लिया, मुझे वो याद हो गया, तो क्या मेरा काम खत्म? क्या मैं उसे हमेशा के लिए सीख गया? ये सवाल हमें हार्वर्ड के दूसरे पिलर की ओर ले जाता है, जो है स्पेस्ड रेपिटेशन। बिल्कुल। हमारा स्रोत बताता है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है कि बस एक बार फाइल सेव की और वो जिंदगी भर वहीं रहेगी। असल में दिमाग जानकारी को भूलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, और इस भूलने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा दिमाग हर दिन हजारों नई सूचनाएं ग्रहण करता है। राइट। अगर वो सब कुछ याद रखने लगे तो सोचिए वो ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए दिमाग का एक सिंपल सा नियम है, अगर इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसे डिलीट कर दो। मतलब कचरा साफ करते रहो। एग्जैक्टली। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो समय के साथ उसे भूलने की दर बहुत तेज होती है। स्पेस्ड रेपिटेशन इसी भूलने की प्रक्रिया को हैक करने का एक तरीका है। अच्छा, कैसे? रिसर्च एक स्पष्ट टाइमलाइन सुझाती है। वो कहते हैं कि पहला रिवीजन 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और अंत में 1 महीने बाद। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? या मुझे थोड़ा सा एक आम छात्र के नजरिए से सोचने दीजिए। हाँ, बताइए। ये सब सुनने में तो बहुत ही आदर्श और वैज्ञानिक लगता है, लेकिन जब एग्जाम बिल्कुल सिर पर हो, मतलब पेपर कल सुबह हो, तब ये 1 महीने का टाइम गैप कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? क्या उस दबाव वाले माहौल में रात दिन एक करके रटना, जिसे हम क्रैमिंग कहते हैं, लोगों की एक मजबूरी नहीं बन जाती? व्यवहारिक रूप से हर किसी के पास पहले से तैयारी करने का समय कहाँ होता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और यही कारण है कि क्रैमिंग इतनी पॉपुलर है। लेकिन हमें इसके पीछे के विज्ञान को देखना होगा। अच्छा। जब हम रात भर लगातार 10 घंटे रटते हैं ना, तो हम असल में अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ठूस कर डेटा भर रहे होते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप एक छोटे से कप की तरह मान लीजिए। ओके। अगर आप उसमें एक साथ बाल्टी भर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो छलक कर बाहर गिर जाएगा। बिल्कुल, पानी तो वेस्ट ही होगा। एग्जैक्टली। स्पेस्ड रिपीटेशन क्या करता है, जब आप एक दिन बाद दोबारा उस टॉपिक को उठाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं, रुको, ये जानकारी दोबारा काम आ रही है, इसे डिलीट मत करना। ओह, आई सी। और जब आप 3 दिन बाद फिर से उसे देखते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये तो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देना चाहिए। मतलब हम दिमाग को बता रहे हैं कि ये वीआईपी डेटा है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कल ही एग्जाम है तो भी लगातार 8 घंटे पढ़ने के बजाय उसे 2-2 घंटे के 4 सेशन में बांटकर बीच में गैप देना हमेशा बेहतर परिणाम देगा। मतलब गैप देने से दिमाग को ये बताने का मौका मिलता है कि ये जानकारी कचरा नहीं है, इसे संभाल कर रखना है। राइट। चलिए, अब मान लीजिए कि हमने समय के बीच ये गैप देना भी शुरू कर दिया, लेकिन उस दिए गए समय में हम जो पढ़ रहे हैं उसका तरीका क्या है? मतलब क्या मैं पूरे 4 घंटे सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले रटता रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से मुझे लगता है तीसरे पिलर की एंट्री होती है, जो है इंटरलीविंग। हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं आज पूरा दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट खत्म करेंगे, आज तो मैं पूरी हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। लेकिन स्रोत के अनुसार ये तरीका दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। और ये ऑटो पायलट मोड सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? देखिए, जब आप एक ही तरह के गणित के 50 सवाल लगातार हल करते हैं ना, तो शुरू के 5 सवालों के बाद आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। अच्छा, वो बस फ्लो में चलता रहता है। हाँ, उसे एक पैटर्न मिल जाता है और वो बस एक रोबोट की तरह उसी फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करता रहता है। ऐसे में कोई नई समझ विकसित नहीं होती। इसलिए हार्वर्ड का समाधान है मिक्स एंड मैच।
मान लीजिए आपके पास पढ़ने के लिए 3 घंटे हैं, तो लगातार एक ही विषय पढ़ने के बजाय 45 मिनट मैथ्स करें, फिर एक छोटा ब्रेक लें और फिर 45 मिनट के लिए हिस्ट्री या कोई बिल्कुल अलग तरह का विषय पढ़ें। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को एकदम जिम के क्रॉस ट्रेनिंग वर्कआउट जैसा लग रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा आपने। हाँ, मतलब अगर आप जिम जाकर रोज सिर्फ अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी मांसपेशियां उस वजन की आदी हो जाएंगी और उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल। शरीर को ग्रो करने के लिए शॉक और नए तरह के मूवमेंट की जरूरत होती है। तो जब हम एकदम से मैथ्स के लॉजिकल सवालों से उठकर हिस्ट्री की थ्योरी पर छलांग लगाते हैं तो दिमाग को झटके से अपने गियर बदलने पड़ते हैं। और ये गियर बदलना ही सारी जादुई प्रक्रिया है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि ये काम कैसे करता है। हाँ, बताइए। जब आप विषयों को बदलते हैं तो दिमाग को हर बार नए नियम और नया कॉन्टेक्स्ट रीलोड करना पड़ता है। ये बार बार जो रीलोडिंग होती है वो दिमाग को सुस्त नहीं पड़ने देती। वो अलर्ट रहता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि ये बोरियत को खत्म कर देता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब एक ही विषय घंटों पढ़ने से जो मानसिक थकान होती है, विषय बदलते ही वो थकान एक ताजगी में बदल जाती है। आपकी फोकस करने की क्षमता फिर से 100% पर आ जाती है। क्या बात है। तो हमने देखा कि खुद को टेस्ट करके जानकारी कैसे निकालनी है, जो था एक्टिव रिकॉल। समय को कैसे बांटना है, यानी स्पेस रिपीटिशन, और विषयों को आपस में कैसे उलझाना है, यानी इंटरलीविंग। राइट। लेकिन एक बहुत ही बुनियादी समस्या अभी भी बाकी है। वो क्या? कई बार जो सामग्री हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो इतिहास की कोई बहुत पुरानी तारीख हो या कोई कानूनी धारा हो या अर्थशास्त्र का कोई लंबा चौड़ा सिद्धांत, वो इतना उबाऊ और सूखा होता है कि दिमाग उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। उन बोरिंग फैक्ट्स को दिमाग में चिपकने लायक कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, और ये हमें चौथे पिलर पर ले आता है, जो है एलैबोरेशन। देखिए, हमारा दिमाग आइसोलेशन में यानी अकेलेपन में किसी भी नए फैक्ट को याद नहीं रख सकता। अच्छा। बिल्कुल। अगर मैं आपको एक रैंडम 10 अंकों का नंबर याद करने को कहूं तो आप 5 मिनट में भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो नंबर आपके किसी पुराने दोस्त का हो तो वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। हाँ, ये तो है। एलैबोरेशन का मतलब ही यही है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ या अपने निजी जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ना। जब भी कुछ नया पढ़ें तो खुद से 2 सवाल पूछें, ये मेरी असल जिंदगी से कैसे जुड़ा है या इसके पीछे का कारण क्या है। राइट। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल, बताइए। बिना समझे सिर्फ तथ्यों को रटना ऐसा है जैसे आप हवा में रेशम का एक अकेला धागा लटकाने की कोशिश कर रहे हो। हल्की सी हवा चलेगी और वो धागा उड़ जाएगा, लेकिन एलैबोरेशन उस धागे को एक मकड़ी के जाले में बदल देता है। बहुत खूब, है ना? जब आप कोई नया फैक्ट सीखते हैं और उसे अपने किसी पुराने अनुभव से, किसी मजेदार कहानी से या किसी ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जो आपको पहले से पता है, तो आप उस नए धागे को अपने दिमाग के पुराने जाले के साथ बांध रहे होते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस जाले वाले उदाहरण से पूरी प्रक्रिया साफ हो जाती है। दिमाग हमेशा मतलब खोजता है, मीनिंग खोजता है। जब आप इतिहास की किसी बोरिंग सी तारीख को अपने किसी दोस्त के जन्मदिन से जोड़ देते हैं या विज्ञान के किसी नियम को घर में चाय बनने की प्रक्रिया से जोड़ देते हैं, तो दिमाग को एक हुक मिल जाता है। अच्छा, एक एंकर मिल जाता है। एग्जैक्टली। एक बार जब कोई जानकारी इस तरह से किसी दूसरी चीज से अटैच हो जाती है तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। राइट। क्योंकि अब वो कोई रैंडम डेटा नहीं रहा, वो आपकी अपनी समझ और यादों के नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। तो अब हमारे पास एक मजबूत मकड़ी का जाला है जिसमें बहुत सारी जानकारी एकदम अच्छे से अटकी हुई है। बिल्कुल। हमने एक्टिव रिकॉल से रास्ते बना लिए, समय का सही इस्तेमाल भी कर लिया और बोरियत भी खत्म कर दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इस पूरी मेहनत को, इस पूरे ज्ञान के स्ट्रक्चर को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव करने का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी है। और ये बहुत क्रिटिकल है। हाँ, और ये है हमारा 5वां और अंतिम पिलर, विजुअलाइजेशन और नींद का तालमेल। राइट। अगर हम पहले विजुअलाइजेशन की बात करें तो विकासवादी दृष्टिकोण से यानी एवोल्यूशन के नजरिए से इंसानी दिमाग शब्दों को पढ़ने के लिए नहीं बना था। तो फिर किस लिए बना था? वो शिकारियों को देखने,
रास्तों को पहचानने और तस्वीरों को प्रोसेस करने के लिए बना था। इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को जब आप डायग्राम, फ्लो चार्ट या दिमाग में एक फिल्म की तरह बनाकर देखते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा तेजी से याद होता है। मतलब एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एग्जैक्टली। लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा और अनदेखा हिस्सा है वो है नींद। और यहीं पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बहस छिड़ती है। हाँ बिल्कुल। हार्वर्ड का ये रिसर्च साफ कहता है कि रात भर जागकर सिलेबस कवर करना सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन फिर से वही बात, मान लीजिए कल सुबह फाइनल एग्जाम है, रात के 2 बज चुके हैं और अभी भी 3 चैप्टर बचे हुए हैं। बहुत ही डरावनी सिचुएशन है ना? ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अगर कोई छात्र से कहे कि भाई किताब बंद करो और 8 घंटे की चैन की नींद सो जाओ, तो वो किसी पाप या अपराध से कम नहीं लगता। हाँ, लोग सोचेंगे ये क्या पागलपन है। वही तो। क्या ऐसी आपातकालीन स्थिति में नींद से थोड़ा समझौता करना एक जरूरी बुराई या नेसेसरी ईविल नहीं है? देखिए, हमें लगता है कि नींद से समझौता करके हम समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे होते हैं। वो कैसे? इसे थोड़ा न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। आप इसे कंप्यूटर की एक छोटी सी पेन ड्राइव या रैम मान सकते हैं। दिन भर आप जो भी पढ़ते या सीखते हैं वो सब कुछ इसी छोटी सी पेन ड्राइव में जमा होता है। ये एक बहुत ही कच्ची और अस्थायी मेमोरी होती है। अच्छा, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अभी परमानेंट जगह पर नहीं गया है, वो सिर्फ उस छोटी सी पेन ड्राइव में है। बिल्कुल नहीं गया है। परमानेंट मेमोरी की जगह होती है नियोकॉर्टेक्स, जिसे आप दिमाग की बड़ी हार्ड ड्राइव कह सकते हैं। ओके। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा हिप्पोकैम्पस से निकलकर नियोकॉर्टेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही समय पर ट्रांसफर होता है, और वो समय है जब आप गहरी नींद में होते हैं। अरे बाप रे। हाँ, जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग उस दिन भर की जानकारी को छांटता है, आपके द्वारा बनाए गए उन हुक्स और कहानियों को व्यवस्थित करता है और उसे परमानेंट हार्ड ड्राइव में सेव करता है। अगर आप बिना सोए सीधे एग्जाम हॉल में चले जाते हैं तो वो ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं। वो जानकारी बस उस छोटी सी पेन ड्राइव में पड़ी रही और एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से वहां से भी इरेज हो गई। बाप रे, ये तो ऐसा हो गया जैसे मैंने अपने लैपटॉप पर 10 घंटे बैठकर 100 पन्नों की एक शानदार रिपोर्ट टाइप की, तस्वीरें लगाई, ग्राफिक्स लगाए, लेकिन जब कंप्यूटर बंद करने का समय आया तो मैंने Ctrl+S यानी सेव बटन दबाया ही नहीं और सीधा प्लग निकाल दिया। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। यही हो रहा है हर उस व्यक्ति के साथ जो रात भर जाकर रटता है। ओहो। अगले दिन एग्जाम हॉल में बैठकर वो हैरान होता है कि सारा पढ़ावा कहाँ गया। वो कहीं नहीं गया, वो दरअसल सेव ही नहीं हुआ था। उफ। गहरी नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी सीखने की प्रक्रिया का सबसे अनिवार्य और अंतिम चरण है। ये वो सेव बटन है जिसके बिना आपकी सारी मेहनत एकदम कच्ची रह जाती है। सच में ये जानकारी तो किसी भी इंसान का नजरिया बदल सकती है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्योर साइंस है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक बार समेटते हैं। हमने हार्वर्ड के प्रमाणित उन 5 स्तंभों को गहराई से देखा जो किसी भी जानकारी को हमेशा के लिए हमारे दिमाग का हिस्सा बना देते हैं। राइट। पहला था एक्टिव रिकॉल, मतलब रीडिंग के भ्रम से बाहर निकलें, किताब बंद करें और खुद को टेस्ट करें ताकि दिमाग में नए रास्ते बने। दूसरा था स्पेस्ड रेपिटेशन। हाँ, भूलने की प्राकृतिक प्रक्रिया को हैक करने के लिए सही समय के अंतराल पर रिवीजन करें। बिल्कुल। और तीसरा इंटरलीविंग। एकदम सही। ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए अलग अलग विषयों को क्रॉस ट्रेनिंग की तरह मिक्स एंड मैच करें। चौथा था एलैबोरेशन। हाँ, नीरस तथ्यों को मकड़ी के जाले की तरह अपनी पुरानी यादों और अनुभवों के साथ जोड़कर मतलब निकालें। और पांचवा विजुअलाइजेशन और नींद। राइट, मतलब जानकारी को तस्वीरों के रूप में देखें और उस सारे ज्ञान का सेव बटन दबाने के लिए एक अच्छी गहरी नींद जरूर लें। अगर कोई इन 5 तकनीकों को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो उसे कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि उसकी याददाश्त कमजोर है। ये दरअसल दिमाग के प्राकृतिक रूप से काम करने के तरीके के साथ बहने की कला है, न कि उसके खिलाफ संघर्ष करने की। और यही बात इस चर्चा को सबसे खास बनाती है। मतलब लोगों को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या वे अभी भी किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, किसी एग्जाम या किसी नई स्किल को सीखने से एक रात पहले रटने वाले उसी पुराने और थका देने वाले पैटर्न में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि मेहनत तो करें, लेकिन
विज्ञान का सहारा लेकर। हम्म। और इस चर्चा का अंत एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ करना मुझे लगता है ज्यादा प्रासंगिक होगा। बताइए। जरा सोचिए, अगर हार्वर्ड की ये तकनीकें एकेडमिक परीक्षाओं के लिए इतनी अचूक हैं, तो क्या होगा अगर हम इन्हें असल जिंदगी की जटिलताओं पर लागू करें? बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हर 6 महीने में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई का दौर है, वहां क्या नई जॉब स्किल्स सीखने के लिए एलैबोरेशन और स्पेस्ड रिपीटिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। शायद गहरी नींद का वो सेव बटन और एक्टिव रिकॉल की वो दिमागी कसरत सिर्फ स्कूल या कॉलेज के छात्रों के लिए नहीं है। राइट। ये हम सबके लिए इस सूचनाओं से भरी शोर शराबे वाली दुनिया में सरवाइव करने, आगे बढ़ने और खुद को लगातार अपग्रेड करने का सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही कहा आपने। और याद कीजिए शुरुआत वाला वो सन्नाटे से भरा एग्जाम हॉल, जहां सब कुछ ब्लैंक हो गया था। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करने के लिए उस कुर्सी पर बैठें, तो आपके दिमाग में अंधेरा नहीं होगा, बल्कि एक के बाद एक रोशन होती हुई ट्यूबलाइट्स होंगी। बिल्कुल। क्योंकि तब आपने जानकारी को सिर्फ रटा नहीं होगा, उसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लिया होगा। इस विचार के साथ इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।